नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बाजार का, मार्केट। बाजार का साधारण भाषा में अपने अर्थ समझे तो ऐसी जगह जहां पर वस्तुओं का लेन देन होता है, लेकिन जब इसकी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका अर्थ देखेंगे तो केवल मात्र उस जगह से नहीं होता है। हम एक ऐसे क्षेत्र का बाजार कह सकते हैं जहां पर वस्तुओं के क्रेता या विक्रेता उपस्थित रहकर या फिर ऑनलाइन माध्यम जो भी हो वस्तुओं का लेन देन करते हैं। उनके अंदर आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके कारण वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो समरूप होने की प्रवृत्ति रखता है। तो उसको जगह को क्या कहा जाएगा? मार्केट या बाजार कहा जाता है। अब इन बाजारों को अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। हालांकि हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जाम की दृष्टि से, उसमें केवल प्रतियोगिता की दृष्टि से जो बाजारों का वर्गीकरण है उसी को हमें ज़्यादा फोकस करके अध्ययन करना है। लेकिन मोटे मोटे रूप से हम पहले बाजार के सभी प्रकार देखेंगे और मेन रूप से जो हम फोकस रखेंगे वो रखेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण, या जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन हम कहें, वो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप हेडिंग लगाइए बाजार या मार्केट। बाजार किसे कहा जाएगा? कोई ऐसा क्षेत्र जहां वस्तुओं का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। क्रेता और विक्रेता के द्वारा, जो खरीदेगा वो क्रेता, जो बेचेगा वो विक्रेता। इनमें आपसी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से क्या होता है? संपर्क रहता है, जिसके कारण मूल्य होते हैं वो क्या करते हैं? समान होने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होगी तो वस्तुएं भी क्या होंगी? एक जैसी होंगी और वस्तुओं का मूल्य भी क्या होगा? समान होने की प्रवृत्ति रखता है। तो उस जगह को क्या कहा जाएगा? आपका मार्केट हम कहेंगे। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो बाजार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अकॉर्डिंग टू द रीजन और एरिया के अनुसार, या हम कहें क्षेत्रानुसार बाजार। दूसरा आपका आता है समय अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम। तीसरा आपका है कार्य अनुसार बाजार, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। और लास्ट है आपका प्रतियोगिता के अनुसार बाजार, या अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन। क्षेत्र अनुसार जो बाजार है आपके, एरिया के अनुसार या रीजन के अनुसार, उनको आगे फिर 4 भागों में बांटा जाता है। पहला लिखिए आप स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई वस्तु बेची जा रही है, छोटे एरिया के अंदर, जिसका क्षेत्र क्या होता है? छोटा है, स्थानीय लेवल का होता है। उसी एरिया के अंदर से सप्लाई की जाती है, तो उसको कहा जाता है आपका स्थानीय बाजार। दूसरा है आपका प्रादेशिक बाजार, रीजन मार्केट। क्षेत्रीय जो आपके बाजार होते हैं प्रादेशिक, वो स्थानीय बाजार से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अगला आपका आता है राष्ट्रीय बाजार या नेशनल मार्केट। ऐसा बाजार जो कि एक देश तक सीमित होता है, एक नेशन तक सीमित होता है, उसको कहा जाता है राष्ट्रीय बाजार। यानी एक देश के अंदर जो भी राज्य है उन सब में उसकी क्या होती है? मार्केटिंग होती है। और लास्ट है इसका आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार या इंटरनेशनल मार्केट। ऐसे बाजार जो देश के साथ साथ अन्य दूसरे देशों में भी क्या होते हैं, जिनका लेन देन होता है, जिनकी व्यवस्था होती है, उसको क्या कहा जाएगा? आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाएगा। तो ये था आपका क्षेत्र के अनुसार बाजारों का वर्गीकरण, जिसके अनुसार हमने क्या देखा? स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब बात करते हैं समय अनुसार, टाइम मार्केट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जो टाइम के अनुसार आपके मार्केट के टाइप्स हैं वो हैं आपके 4। पहला है आपका अति अल्पकालीन, वेरी शॉर्ट टाइम। ऐसी वस्तुएं जो नाशवान प्रकृति की होती हैं तो उनका बाजार कैसा होता है? अति अल्पकालीन मार्केट इसको कहा जाता है, जिनका लाइफ साइकिल पीरियड क्या होता है? बहुत छोटा होता है, जो नाशवान प्रकृति की होती हैं या जल्दी नष्ट हो जाती है, तो उनका बाजार कैसा होता है? अति अल्पकालीन बाजार। दूसरा आपका आता है अल्पकालीन बाजार। इन वस्तुओं का लाइफ साइकिल अति अल्पकालीन की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम उनके पास नहीं होता है। दीर्घकालीन बाजार ऐसी वस्तुएं जो स्टोर की जा सकती हैं, जिनकी मांग और पूर्ति समय के अनुसार एडजस्ट की जा सकती है, तो उसको कहा जाएगा दीर्घकालीन। इसमें क्या कौन रोल करेगा? मांग। इसके अंदर मांग और पूर्ति समय द्वारा, इसमें भी मांग और पूर्ति समय द्वारा, लेकिन पूर्ति इसमें ज्यादा प्रभावी होती है, जो कि पीछे के लेक्चर्स में आपको समझाया गया। फिर आता है आपका अति दीर्घकालीन बाजार, जिसके अंदर सभी फैक्टर्स मिलकर प्राइस का निर्धारण करते हैं और इसके क्रेता विक्रेता उपस्थित होकर लेन देन करते हैं। तो ये था आपका समय के अनुसार बाजारों का वर्गीकरण। ये भी 4 प्रकार का, अति अल्पकालीन, वेरी शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम है,
वेरी लॉन्ग टाइम, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। अब बात करते हैं फंक्शन के अनुसार मार्केट के टाइप्स की, यानी कार्य के अनुसार। पहला आपका आता है मिश्रित या सामान्य बाजार। ऐसे बाजार जहां पर क्रेता या विक्रेताओं के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं लेन देन एक साथ किया जाता है, यानी उसी बाजार के अंदर सभी वस्तुएं अवेलेबल है। जैसे एक छोटे एग्जांपल के रूप में डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे होता है, जिसमें सभी चीजें आपको मिल रही है, तो एक तरह से क्या है मिश्रित बाजार होता है। साइड में सब्जी की दुकान है, उसी के पास में मेडिकल की दुकान है, उसी के पास में आपको अदर गुड्स मिल रही है, बुक्स की दुकान है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके मिश्रित या सामान्य बाजार कहलाते हैं। फिर आपका आता है विशिष्ट बाजार, स्पेसिफिक। ये क्या होते हैं मार्केट जो किसी वस्तु विशेष के लिए स्पेशल कर दिए जाते हैं, जैसे कि ऑटो मार्केट, टैक्सी स्टैंड जैसे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गए। तो एक विशिष्ट वस्तु का ही ये क्या करते हैं लेन देन करते हैं क्रेता विक्रेताओं के द्वारा, तो उसको कहा जाता है विशिष्ट बाजार। फिर आपका आता है नमूने के द्वारा बाजार। इसमें क्या होता है कि सैंपल्स लेके उनको अलग अलग जगह ले जाके सेल किया जाता है, तो उसको कहा जाता है नमूने का बाजार। फिर आपका आता है श्रेणीकरण बाजार या ग्रेडिंग के अनुसार अलग अलग लेवल्स के ग्रेड बना दिए जाते हैं, जैसे कि हाई लेवल के शोरूम्स हो गए, फिर मीडियम रेंज की इकोनॉमी की दुकानें हो गई, फिर बिल्कुल जो आपके ये रेडी वाले होते हैं ये चीजें हो गई। ग्रेडिंग करके आधार के उनके ऊपर उनको क्या किया जाता है बांट दिया जाता है, तो वो कहलाता है आपका श्रेणीकरण। तो कार्य अनुसार विचार प्रकार हो गए आपके मिश्रित बाजार, विशिष्ट, नमूने के द्वारा और ग्रेडिंग के द्वारा या श्रेणीकरण के द्वारा। अब बात करते हैं प्रतियोगिता के अनुसार बाजारों की, और यही सबसे ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की दृष्टि से समझने के लिए। ये तो साधारण बातें हैं जो आप पीछे की कक्षाओं में भी देख चुके हैं, इसमें इतने ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में भी इनमें से बड़े क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम होती है। प्रतियोगिता के अनुसार या कंपटीशन के अकॉर्डिंग मार्केट्स के प्रकार। प्रतियोगिता से ऐसा होता है कि क्रेता और विक्रेता जो है उनकी उपस्थिति कैसी है, या जो मांग और पूर्ति है उनमें कंपटीशन कितना है, यानी खरीदने वाले कितने हैं और बेचने वाले कितने हैं, इसके आधार पर इसे फाइल की जाती है, उसको बोला जाता है प्रतियोगिता के आधार पर। जैसे जैसे क्रेता और विक्रेता के मध्य इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो उनमें क्या हो कंपटीशन ज्यादा, फिर थोड़ा कम या फिर बिल्कुल कम, इसके आधार पर इनकी ग्रेडिंग्स फाइल की जाती है। तो इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला लिखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। दूसरा आपका आता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और तीसरा आपका होता है इसके अंदर एकाधिकारी बाजार या मोनोपोली मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट। इन तीनों को हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज खाली हम मोटे मोटे रूप से इनको समझते हैं। ये तीनों टॉपिक्स आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किए हुए हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, परफेक्ट कंपटीशन, यानी क्रेता और विक्रेताओं के बीच में कंपटीशन जो होगा वो कैसा होता है, गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, यानी क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं अधिक संख्या में होते हैं, तभी तो कंपटीशन होगा। खरीदने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं। साधनों की क्या होती है, गतिशीलता होती है। इसकी विशेषताएं हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, साधन गतिशील होते हैं, वस्तुओं में एक रूपता होती है, यानी जो वस्तुएं बेची जा रही है उस जो फर्म है उस टाइप की जो फर्में होंगी वो सेम वस्तुएं बनाएंगी। अब जैसे हम पेन की बात करें तो बाजार में 5 रुपए की रेंज में बहुत सारे पेन उपलब्ध है, 10 रुपए वाले रेंज में भी बहुत सारे पेन उपलब्ध है। अगर हम बुक्स की बात करें तो नोटबुक जैसे हमारी है तो उस रेंज के अंदर बहुत सी चॉइस मिलती है, प्राइस भी लगभग क्या होते हैं सेम होते हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं, यानी ब्रांड बहुत से अवेलेबल होते हैं हमारे पास, खरीदने वाले भी स्टूडेंट्स बहुत हैं, यानी क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तुएं समरूप होती है, उनका मूल्य भी कैसा होता है लगभग समान होता है, साधनों की गतिशीलता होती है, वस्तु में एकरूपता होती है, बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। क्रेता होता है वो जागरूक होता है, उसे पता होता है कि इस रेट के अंदर ये चीज बाजार में यहाँ पर मिल जाएगी, इस वस्तु के इस प्राइस लेवल से ऊपर इसका प्राइस नहीं देना है, यानी क्रेता को ज्ञान होता है, बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, इसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर। अब इस चीज से क्या अर्थ होगा कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश या बहिर्गमन होगा, यानी कि एक जैसी वस्तुएं बनाने वाली बहुत सी फर्में होती है,
या आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बहुत से विक्रेता होते हैं। तो जब बाजार के अंदर आप मान लो सपोज दैट जितने सारे आपके पेन या इतनी नोटबुक अवेलेबल है, उसमें से किसी एक कंपनी ने पेन बनाना बंद कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 5 रुपये वाले पेन की प्राइस बढ़ जाएगी या डाउन हो जाएगी? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कोई फर्म उत्पादन करना शुरू कर देती है या किसी फर्म ने उत्पादन करना बंद कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट के ऊपर। फर्में स्वतंत्र रूप से आ सकती हैं मार्केट के अंदर, स्वतंत्र रूप से बाहर जा सकती हैं। एंटर और एग्जिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस मार्केट के ऊपर। यानी फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, वो मांग और पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति होती है। अब मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति कैसे होगी कि जो फर्में होती है, अब जैसे एक आपको बताया कि एक फर्म ने पेन बनाना बंद कर दिया तो कैसे कोई फर्क पड़ा? मूल्य नियंत्रण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि फर्म प्राइस टैकर के रूप में होती है। इसको हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे इस पॉइंट को, कैसे ये प्राइस टैकर होती है। अभी आप इन विशेषताओं को नोट कर लीजिए। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसा बाजार होता है जहां पर क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या में मौजूद होते हैं। फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति होती है। लगभग समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। साधनों की गतिशीलता होती है। बाजार की पूर्ण जानकारी होती है और फर्म प्राइस टैकर होती है, ना कि प्राइस मेकर होती है। तो ये था आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसा बाजार जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता में से किसी एक चीज की कम से कम अनुपस्थिति होती है। यानी ये सारी विशेषताएं होती तो है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी विशेषताएं होगी जिनकी क्या होगी? अनुपस्थिति होगी। और ना ही इसके अंदर एकाधिकार की सारी विशेषताएं होती है। तो पहले हम एकाधिकार को देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता हमने देख लिया। एकाधिकार ऐसा बाजार जहां वस्तु का विक्रेता क्या होता है? एक ही होता है। यानी फर्म या उद्योग क्या होता है? एक ही होता है। फर्म और उद्योग में क्या डिफरेंस है? जैसे पेन बनाने वाली इकाई है, सेलो कंपनी भी होगी, रोटोमैक भी हो गया, जो भी आपका है, ये बहुत सारी फर्में इंस्टीट्यूट है जो जो इंडस्ट्री है जो पेन बना रही है। अब ये सारी क्या कहलाती है? आपकी फर्म कहलाएगी। फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3, और इन तीनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है आपका? पेन उद्योग। तो ये डिफरेंस होता है। फर्म एक जैसे उत्पादन करते हैं, उन फर्मों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? उद्योग। यानी पेन की फर्म और पेन उद्योग। तो इसके अंदर क्या होता है? फर्म और उद्योग हो गए। तो फर्में क्या करती हैं? प्राइस हो गई वो ग्रहण करती हैं और उद्योग उसको निर्धारण करता है। कैसे करेगा आगे बताया जाएगा आपको। एकाधिकार के अंदर क्या होता है? फर्म और उद्योग क्या होते हैं? एक ही होते हैं, क्योंकि बनाने वाला है क्या? केवल मात्र एक ही है जो पेन बना रहा है। तो यही पेन उद्योग है और यही पेन की फर्म है। तो फर्म और उद्योग क्या होते हैं? इसके अंदर एक ही होते हैं। यानी ऐसा बाजार जहां वस्तु को बनाने वाला केवल एक ही होता है, उसका बाजार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है, उसको कहा जाएगा आपका एकाधिकार बाजार। हालांकि व्यवहारिक दृष्टि से ये दोनों ही चीजें देखने को कम मिलती है। अब बात आती है अपूर्ण प्रतियोगिता की। ऐसा बाजार जहां पूर्ण प्रतियोगिताओं की सारी विशेषताएं ना हो, उनमें से कुछ अपसेंट हो और जिसमें एकाधिकार का गुण ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाता है। यानी फर्में क्रेता और विक्रेता अधिक होंगे, उपभोक्ता को जानकारी तो होती है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, कुछ अज्ञान होता है, जिसके कारण वो क्या करता है? वस्तुएं उस हिसाब से परचेज करता है। फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन होता है लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। हालांकि प्राइस को उसको फाइनल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो उसको डिस्टर्ब करता है। इसमें जैसे मांग और पूर्ति के सामने द्वारा बताना होता है प्राइस का, उस तरीके से ये मांग और पूर्ति के सामने द्वारा निर्धारित होता है। जबकि इसमें प्राइस बनाने वाला कौन होता है? एकाधिकार, जो कि मांग के अनुसार क्या करता है? वो पूर्ति पर एडजस्ट करता है, उसके अनुसार प्राइस का निर्धारण करता है। तो ये थे आपके पूर्ण प्रतियोगिता के अनुसार बाजार के प्रकार अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन। फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड थर्ड मोनोपोली कंपटीशन, जिसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता का हमने अध्ययन किया। एकाधिकार का क्या, दोनों की कंडीशन जाना होगी, वो मार्केट क्या कहलाएगा? आपका अपूर्ण प्रतियोगिता कहलाएगा। अब इसमें हमने एक बात की फर्म और उद्योग की। तो हमने आपको बताया कि फर्म क्या होती है? प्राइस टैकर होती है, ना कि प्राइस मेकर होती है। कैसे? आपको बताया गया कि इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत से फर्म होंगी,
और जो मूल्य का निर्धारण है वो कैसे होगा? मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा होगा। तो यानी मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा ये हम किसका बना रहे हैं? उद्योग का वक्र बना रहे हैं। डिमांड सप्लाई इसका साम्य हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? प्राइस का निर्धारण। अब जो फर्म होती है वो क्या होती है? प्राइस मेकर। मेकर कौन हुआ? उद्योग। प्राइस मेकर। उसने कैसे फाइनल किया? मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा। अब जो फर्म होती है वो क्या करती है? प्राइस मेकर होती है। तो वो क्या करती है? ये जो मूल्य होता है इसी को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारण कर लेती है। यानी इसका डिमांड कर्व कैसा होता है? इसके अनुसार ही होता है। प्राइस मेकर कौन हुआ? उद्योग। और प्राइस मेकर कौन हुई? आपकी फर्म। इसी के अनुसार इसके AR और MR होकर बनते हैं, जो आपको इस चैप्टर की हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कंपनी मार्केट्स के अंदर मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। अभी सिर्फ हमें इतना समझना होता है कि उद्योग कैसे प्राइस मेकर होते हैं और फर्म कैसे मेकर होती है, और बहुत सारे फर्में मिलकर क्या बनता है? आपका उद्योग बनता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।